हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला विचारक है आपका प्लेटो। प्लेटो का नाम आप सभी ने सुना होगा जिन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है 11th-12th से लेकर और तक। हर बार जब भी हम चिंतन की बात करते हैं और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं उसमें प्लेटो जो है, प्लेटो से पूरी पाश्चात्य राजनीतिक जगत का एक क्रमबद्ध जो राजनीतिक विश्लेषण है और राजनीतिक चिंतन है वो प्लेटो से शुरू होता है। तो प्लेटो एक ऐसा विद्वान था जिसने यूनान के नगर राज्यों की जो राजनीतिक व्यवस्था थी और जो वहाँ की राजनीतिक अवस्था थी उसको लाइवली देखा और उसका अनुभव कई वर्षों तक किया। वहाँ का जो राजनीतिक व्यवस्था थी वहाँ प्रजातंत्र व्याप्त था और उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जो पतन हुआ उस पतन को उसने और युद्ध की स्थिति को उसने लगभग 30 वर्षों तक वो अनुभव किया। और उसके बाद उसने एक विश्लेषण निकाला, क्योंकि जब हम इसकी पद्धति पढ़ेंगे तो हम कहते हैं कि प्लेटो ने एक निगमनात्मक पद्धति या डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल अपने चिंतन में पूरे संपूर्ण दर्शन में किया है। डिडक्टिव का मतलब ही एक दर्शनात्मक पद्धति से लिया जाता है कि जो उसको मेथड थे और वो मेथड या वो तरीका उसने कई वर्षों के अनुभव के बाद अपनाया। उसके चिंतन में विश्लेषण भी मिलता है, उसके चिंतन में यथार्थ भी मिलता है, उसके चिंतन में दर्शन शास्त्र भी मिलता है और फिजिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और इसलिए वो उसने उसके जो शिक्षा पद्धति है उसमें मैथमेटिक्स भी मिलती है, उसमें फिज़िकल एजुकेशन भी मिलती है, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा, उसमें संगीत का भी इस्तेमाल है। बहुत सारी अध्ययन पद्धतियों के समावेश के आधार पर प्लेटो ने अपना चिंतन दिया और उसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं रिपब्लिक और लॉज। हालांकि उसने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं मगर जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है रिपब्लिक, जिसमें उसने अपने चिंतन का विश्लेषण किया है और दूसरा है लॉज जो उसने बाद में लिखा था। तो हम देखते हैं कि जो यूनान के जो नगर राज्य थे उन नगर राज्यों की जो राजनीतिक दशा उसने देखी 30 वर्षों तक, जो वहाँ युद्ध की स्थिति देखी और एथेंस को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि एथेंस में ही उसका जन्म हुआ था। तो धीरे धीरे उसने ये अनुभव किया कि राजनीतिक व्यवस्थाएं जब धराशायी होती हैं या उनका पतन होता है तो उनको नए सिरे से खड़ा करने के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया जाना ज़रूरी होता है। तो उसके आधार पर उसने बहुत सारा विश्लेषण, बहुत सारा अध्ययन, बहुत सारा चिंतन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि एक आइडियल स्टेट होनी चाहिए, एक ऐसा आदर्श राज्य होना चाहिए जिस आदर्श राज्य में, क्योंकि एथेंस और स्पार्टा के जो नगर राज्य थे वहाँ कानून की व्यवस्था भी चरमराई, वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था भी खत्म हुई, वहाँ राजनीतिक व्यवस्था का भी पतन हुआ। तो ये सब कुछ चीज़ें खत्म होने के बाद उनको नए सिरे से शुरू करना और नए रूप में स्थापित करने के लिए उसने एक ऐसा तरीका अपनाया कि राज्य में एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाए जो प्रत्येक व्यक्ति के कार्य विशेषीकरण के आधार पर होगी। यानी एक व्यक्ति एक कार्य करेगा वो उसके गुणों के आधार पर होंगे, जो भी वो कार्य करने की क्षमता रखता है। तो प्रकृति ने, ईश्वर ने सभी को बहुत सारे गुणों से परिभूत किया है, लेकिन कोई एक गुण जिसके आधार पर वो काम करेगा और उन गुणों के आधार पर राज्य में कार्य विशिष्टता के सिद्धांत को अपनाया जाएगा। तो हम आगे चल करके इस चीज़ को और डिटेल में देखेंगे कि किस आधार पर उसने एक आदर्श राज्य की स्थापना की। आज हम बात करेंगे प्लेटो के क्योंकि उसने माना कि जो जैसे एक कहावत है ना, शक्ति ही सत्य का सिद्धांत है या माइट इज़ राइट है, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो भी ख़त्म होने लगती हैं। तो किसी भी राज्य का पतन ना हो, एक ऐसा आइडियल स्टेट बनाया जाए जो कभी पतन की राह पर न जाए, हमेशा बना रहे। तो क्योंकि वहाँ एथेंस का जो स्पार्टा नगर राज्य थे उनकी सबकी राजनीतिक शक्तियाँ खत्म हुई, समाप्त हुई और उसके बाद उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना की और एक ऐसा आइडियल स्टेट जिसमें राजा जो होगा, क्योंकि संपूर्ण राज्य की व्यवस्था का भार राजा के ऊपर होता है जो भी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो
आदर्श राज्य का दार्शनिक शासक, एक आइडियल स्टेट का एक आइडियल शासक जो है वो किस तरह से होगा और आदर्श राज्य की आधारशिला क्या होगी। ठीक है, तो आधारशिला के लिए उसने ये चीज मानी, क्योंकि कानून व्यवस्था कुछ नहीं कर पाई, इसलिए न्याय पद्धति कैसी हो वहां पर, शिक्षा प्रणाली कैसी हो वहां पर उस राज्य में, और साम्यवाद कैसा हो। साम्यवाद मीन्स कि किस तरह की रोक लगाई जाए, किस तरह की चीजें किस प्रकार से चीजों को नियंत्रित किया जाए जिससे आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक की स्थापना हो सके। तो हम आज बात करेंगे एक ऐसे ही प्लेटो के आदर्श राज्य की, है ना, क्योंकि उसने ये इन सब एथेंस और स्पार्टा नगर राज्यों के पतन के आधार पर उसने ये मान लिया कि एक आइडियल स्टेट या आदर्श राज्य के निर्माण के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे मैंने कहा न्याय, शिक्षा और साम्यवाद। ठीक है, तो प्लेटो की जो न्याय पद्धति थी उसने ये माना कि कोई भी राज्य की जब स्थापना होती है, और विशेष रूप से प्लेटो आदर्श राज्य की बात कर रहा है, तो उसने माना कि जब भी मानव को आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ की, मानव को आवश्यकता होती है तो आविष्कार होता है, हम ये सभी जानते हैं, लेकिन जब आवश्यकता होती है तो वो उसका एक आधार होता है आर्थिक। तो इसलिए प्लेटो ने आदर्श राज्य के सबसे बड़े आधार को आर्थिक आधार के रूप में स्वीकार किया है कि राज्य की उत्पत्ति, या हम कहें कि आदर्श राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है उसका आधार है आर्थिक, है ना। तो इसलिए उसने इसका आधार आर्थिक माना, और उसने माना कि आवश्यकताओं के आधार पर ही समाज की उत्पत्ति होती है या समाज का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो बिल्कुल एक ऐसे आइडियल स्टेट की कल्पना करता है, इसलिए उसने वहाँ के सामाजिक व्यवस्था का भी अवलोकन किया, उन यूनान के नगर राज्यों के, और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, आर्थिक पद्धति क्या होगी, राजनीतिक पद्धति क्या होगी, राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, और वहाँ की राज्य को संरक्षित करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी, जिससे ये दार्शनिक शासक जो है एक संरक्षक वर्ग के रूप में काम कर सके। संरक्षक का मतलब होता है राज्य का संपूर्ण भार, संपूर्ण उत्तरदायित्व उसी के ऊपर है।